हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ थी एक लूसेंट जीके वन लाइनर सीरीज़, आज उसी का हम नवा पार्ट यहाँ पर करने वाले हैं। और इसके अंदर भी 50 महत्वपूर्ण जो वन लाइनर हैं हमारे, उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। उनके साथ जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं, यानी कि उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं, उन सबको हम यहाँ पर कवर करते चलते हैं। टॉप 2100 क्वेश्चंस की हमारी सीरीज़ है और इसके अंदर आपकी पूरी लूसेंट यहाँ पर कवर हो जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक जो हमारी प्रीवियस वीडियोज़ हैं इस सीरीज़ की उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहाँ से भी आप उस सीरीज़ को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा, सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारतवर्ष का जो सबसे पहला उल्लेख किया गया है वह किया गया है हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, तो कौन से अभिलेख में भारतवर्ष का सबसे पहले उल्लेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख में है। और यह किसका अभिलेख है? कलिंग का एक राजा था, राजा खारवेल। तो खारवेल का यह अभिलेख है। ठीक है, आपको कई बार यह भी प्रश्न बन जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है डायरेक्टली। तो ये किसका अभिलेख है? कलिंग यानी कि वर्तमान उड़ीसा। ठीक है, तो उसका एक राजा था, राजा खारवेल, और उसका ये अभिलेख है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक हड़प्पा संस्कृति के स्थल भारत में कहाँ से मिले हैं? तो देखिए, आज़ादी से पहले क्या हुआ था, उस समय जब ये पुरास्थल निकलने लगे थे, एक के बाद एक आ रहे थे बाहर, तो मैक्सिमम जो आए वो पाकिस्तान में चले गए आज़ादी के बाद। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक जो भारत से मिले हैं वो गुजरात राज्य से मिले हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो जो बड़े बड़े नगर हैं जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, ये दोनों कहाँ हैं अभी वर्तमान में? ये पाकिस्तान के अंदर हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा यहाँ पर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के जन्म व मृत्यु की तिथियों को किस अभिलेख के आधार पर निश्चित किया गया है? यानी कि महात्मा बुद्ध के जन्म और मृत्यु की जो डेट्स हैं उनको किस आधार पर डिसाइड किया गया है कि इस समय उनका जन्म हुआ था, इस समय उनकी मृत्यु हुई थी? इसको तैयार किया गया है कैंटोन अभिलेख के आधार पर। और ये किसके ऊपर बेस्ड है? यह चीन पर आधारित है, चीन की परंपरा पर यह आधारित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कैंटोन अभिलेख संबंध किससे है? चीन से है। और कैंटोन अभिलेख से ही बुद्ध के जीवन और मृत्यु की तिथियों का निश्चित यहाँ पर किया गया है। ठीक है, चौथा प्रश्न है, कुषाण शासक कनिष्क किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? देखिए, जो कनिष्क था यह किस वंश का शासक था? यह भी प्रश्न आता है कुषाण वंश का। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, और यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि ये गद्दी पर कब बैठा? 78 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा। और इसने जब गद्दी पर बैठा तो इसने एक नया संवत चलाया जिसको हम बोलते हैं शक संवत। ठीक है, तो प्रश्न बनता है शक संवत किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। कब चलाया था? 78 ईस्वी में, अपने गद्दी पर बैठते ही। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो वर्तमान में भारत सरकार जिस कैलेंडर का प्रयोग करती है, जिस संवत का प्रयोग करती है, वो यही है। ठीक है, तो आपको याद रखना है, भारत सरकार जो संवत अभी यूज़ करती है वो किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, संगम काल में किसानों को क्या कहा जाता था? तो देखिए, संगम काल के अंदर किसानों के लिए वेल्लोर शब्द का प्रयोग किया जाता था। और जो किसानों का प्रमुख होता था, जैसे किसानों का कोई नेता है, तो उसके लिए वेलीर शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, अगला है हमारा, बेलूर में चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए, चेन्ना केशवा मंदिर कहाँ है? बेलूर के अंदर है। और इसका निर्माण कराया था विष्णुवर्धन ने। ठीक है, विष्णुवर्धन जो था यह होयसल वंश का संस्थापक था, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कई बार डायरेक्टली ऐसे प्रश्न बन जाता है कि जो होयसल वंश था इसका संस्थापक कौन था, या फिर चेन्ना केशवा मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाया था? होयसल वंश, नाम पूछेगा राजा का तो विष्णुवर्धन। और इसकी राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र, जिसको हम आज हलिवेड के नाम से जानते हैं, आधुनिक हलिवेड, तो वो इनकी राजधानी थी। ठीक है, तो ये भी प्रश्न बनता है, द्वार समुद्र किसकी राजधानी थी? तो यह होयसल वंश के शासकों की राजधानी थी। ठीक है, अगला है, किस वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे? तो सिसोदिया वंश के जो शासक होते थे वो मेवाड़ पे शासन करते थे। और जो वहाँ पर एक विजय स्तंभ बनाया गया है वो किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। तो राणा कुंभा भी इसी वंश से संबंधित था। ठीक है, इनकी राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़गढ़ इनकी राजधानी थी, यह आपको ध्यान में रखना है। तो मेवाड़ पर शासन करने वाला वंश कौन सा वंश था? सिसोदिया वंश था, और इनकी राजधानी थी चित्तौड़। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक नया
कर सिंचाई कर लगाया था। तो देखिए सिंचाई के ऊपर टैक्स लगाने वाला या सिंचाई टैक्स लगाने वाला दिल्ली का जो पहला सुल्तान था वो था फिरोज शाह तुगलक। तो प्रश्न बनता है एग्जाम में कि इनमें से किस सुल्तान ने एक नया कर सिंचाई कर शुरू किया था। तो सिंचाई कर शुरू किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और ये दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर भी लगाया था। ठीक है, तो जजिया कर लगाने वाला पहला दिल्ली का सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, जिसको बाद में जाके अकबर ने बंद करा और फिर से औरंगजेब ने शुरू करा। अगला है सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव किस सूफी संत से प्रभावित थे? देखिए सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक देव। इनका जन्म कब होता है? जन्म इनका कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, 1469 में इनका जन्म होता है। ठीक है, और यह किस सूफी संत से प्रभावित थे ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर है बाबा फरीद। तो बाबा फरीद से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी। ठीक है, अगला प्रश्न है अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत कब की थी? देखिए अकबर के द्वारा इलाही संवत चलाया गया था 1583 में, और अगर पूछेगा अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कब करी, तो इसकी स्थापना अकबर ने 1582 में करी। दोनों में कन्फ्यूज़न नहीं होना है, दोनों अलग अलग बातें हैं। अगर पूछेगा इलाही संवत कब चलाया? 1583। पूछेगा दीन ए इलाही धर्म कब चलाया? 1582। ठीक है, जहांगीर की आत्मकथा को किसने पूरा किया था? देखिए जहांगीर ने अपनी आत्मकथा शुरू करी थी जिसका नाम क्या था? तुजुक ए जहांगीरी। ठीक है, लेकिन पूरा करने से पहले ही इसकी मृत्यु हो गई और इसको पूरा किया फिर मोतीबिंद खान ने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है किस मुगल शासक की जो आत्मकथा है उसको मोतीबिंद खान ने पूरा किया है? जहांगीर की। ठीक है, अगला है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? देखिए शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। ठीक है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है? 1674 में आई थिंक इनका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, गंगभट्ट के द्वारा। अगला है भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की थी? तो भारत में पहली बार जो सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि जो PWD है वो बनाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भारत में सबसे पहले PWD जो विभाग है वो किसने बनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने इसको बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न है नौसैनिकों द्वारा मुंबई में नौसेना विद्रोह कब किया गया था? देखिए जो नौसैनिक थे भारत के उस समय मुंबई में INS तलवार यहाँ पर ड्यूटी पे था, जो युद्धपोत होता है। ठीक है, तो उसके नौसैनिक जो थे उन्होंने विद्रोह कर दिया था। उनकी मांग ये थी कि जो भेदभाव होता है वहाँ पे उन्होंने समानता की बात करी थी, यानी कि भेदभाव ना हो। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, भेदभाव के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी 19 फरवरी 1946 को। ठीक है, तो ये यहाँ पर विद्रोह हुआ था जिसको बाद में किसने दबा दिया था? ये दबा दिया था जो सरदार पटेल है इन्होंने। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नौसैनिकों का विद्रोह 19 फरवरी को हुआ और कराची में भी वायुसेना का विद्रोह होता है, वो होता है 20 फरवरी 1946 को। इनकी भी मांग वही थी कि जो भारतीय सैनिक है और जो अंग्रेज सैनिक है उनमें भेदभाव ना किया जाए। तो ये दोनों विद्रोह आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगला है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो नारा यह दिया था दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, समुद्री मार्ग से पूरे विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो देखिए समुद्री मार्ग से पूरे दुनिया का चक्कर लगाने वाला पहला व्यक्ति था मैगलन, जो कि स्पेन का निवासी था, और इसी मैगलन ने जो प्रशांत महासागर है इसका नामकरण भी किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो प्रशांत महासागर है इसका नामकरण किसने किया है? तो इसका नामकरण किया है मैगलन ने। ठीक है, और ये कहाँ का निवासी था? स्पेन का ये निवासी था, और समुद्र मार्ग से चक्कर लगाने वाला भी ये पहला व्यक्ति था। अगला है भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, यह कथन किसने कहा था? तो देखिए भूगोल पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन है जहां हम रहते हैं, ये कहा था आर्थर होम्स ने। एक देशांतर का अंतर होने पर समय में कितने मिनट का अंतर आता है? तो अगर दो स्थान है, दो जगह है और उनमें एक देशांतर का अंतर अगर आ जाता है तो टोटल समय के अंदर 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है कि जो एक देशांतर होता है वो 4 मिनट के बराबर होता है। ठीक है, कई बार डायरेक्टली प्रश्न भी ये बन जाता है। अगला है भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदु क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है और यहाँ पर भूकंप का केंद्र है, तो इसके ठीक ऊपर जो पृथ्वी की ये सतह है ना, इसी को हम कहते हैं अधिकेंद्र। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? अधिकेंद्र कहते हैं, क्योंकि जो भूकंप का जो स्रोत है, जो मेन उनका जो केंद्र है वो पृथ्वी के नीचे है, लेकिन इसके ठीक ऊपर पृथ्वी पे जो बिंदु है उसको हम अधिकेंद्र यानी कि एपिक सेंटर कहते हैं। ठीक है,
अगला है ब्लू हिल, ब्लैक हिल और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। तो देखिए ब्लू हिल, ब्लैक हिल, ग्रीन हिल, ये जो रंग बिरंगी पहाड़ियाँ हैं यह अमेरिका में स्थित हैं। गर्म जल धाराएं किस ओर चलती हैं। तो देखिए जो गर्म जल धाराएं हैं यह भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं, और जो ठंडी जल धाराएं होती हैं, ठंडी जल धाराएं वह ध्रुवों की ओर से भूमध्य रेखा की ओर चलती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है दिशाओं के बारे में। आपको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको ज़्यादा आपको लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो ध्रुव होते हैं हमेशा बर्फ़ से ढके रहते हैं, वहाँ पर ज़्यादा बर्फ़ होती है, ठंड होती है, तो जहाँ पर ठंड है उधर से ठंडी हवा आएगी भूमध्य रेखा की ओर। तो ये हो गई ठंडी जल धारा। और गर्म जल धारा आपको पता है भूमध्य रेखा पे गर्मी होती है तो गर्म जाएगी ना इधर से इधर को, तो गर्म जल धाराएं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाती हैं और ठंडी रेखाएं इसका उल्टा होती हैं। अगला है पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए जो उत्तरदायी है वो है एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी है जलवाष्प। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पर क्या है, प्रमुख हैं। अगला है माओरी जनजातियाँ कहाँ निवास करती हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। अगला है जावा सागर व हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है सुंडा जल संधि। कई बार ये प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि सुंडा जल संधि किन दो जो सागर है उनको जोड़ती है, किन किन को जोड़ती है आपस में। तो जावा सागर को जोड़ती है और हिंद महासागर को जोड़ती है सुंडा जल संधि। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और यह पोटोमैक नदी के तट पर स्थित है। अगला है वियतनाम की राजधानी कहाँ स्थित है। तो वियतनाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी राजधानी कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो हनोई इसकी राजधानी है। कई बार ऐसे भी आ जाता है कि जो हनोई है ये कहाँ की राजधानी है। तो यह वियतनाम की राजधानी है। और वियतनाम की मुद्रा की बात करें तो डांग वियतनाम की मुद्रा है। ठीक है, अगला है यहाँ पर भोर घाट दर्रा किस किस को जोड़ता है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, यहाँ से प्रश्न पेपर में बन जाता है। ठीक है, जो भोर घाट दर्रा है ये जोड़ता है मुंबई और पुणे को। ठीक है, इसके अलावा नासिक को मुंबई से कौन जोड़ता है, थालघाट, और पालघाट जोड़ता है कोयम्बटूर से कोच्चिन को। तो ये आपको ध्यान रखना है, तीनों को आपको याद रखना है। भोर घाट किस किस को जोड़ता है, मुंबई और पुणे को। नासिक और मुंबई को कौन जोड़ते हैं, थालघाट, और कोयम्बटूर से कोच्चिन को जोड़ते हैं पालघाट। अगला है लक्षद्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप समूह के अंदर कुल 36 द्वीप हैं और लक्षद्वीप जो है यह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं कि लक्षद्वीप समूह के अंदर कुल कितने द्वीप आते हैं। इसके अंदर कुल 36 द्वीप आते हैं और यह अरब सागर में स्थित है। ठीक है, जबकि अगर बात करें 36 में से केवल 11 द्वीपों में ही आबादी यहाँ पर निवास करती है। ये प्रश्न बन सकता है। अगला है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल कृत्रिम झील यानी कि आर्टिफिशियल झील है वह है गोविंद बल्लभ पंत सागर। ठीक है, जो कि रिहंद नदी पर है और इसकी लोकेशन कई बार पूछ ली जाती है। डायरेक्ट सीधा जगह का नाम पूछा जाता है, राज्य का नाम नहीं पूछा जाता। इसमें राज्य का नाम आपको पता है कि यूपी में है, लेकिन जगह पूछी जाती है तो यूपी के सोनभद्र में यह स्थित है। ठीक है, तो यह आपको ध्यान रखना है, यूपी के सोनभद्र में स्थित है गोविंद बल्लभ पंत सागर। किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है। ठीक है, अगला है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टी को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है इसने भारत की मिट्टी को कुल 8 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि जिसको हम सेल कहते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो केंद्र सरकार के द्वारा 24 जनवरी 1973 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना यहाँ पर की गई थी। ठीक है, अगला है बिजली से चलने वाली प्रथम सवारी गाड़ी कौन सी थी। तो बिजली से चलने वाली पहली सवारी गाड़ी जो थी वह थी डेक्कन क्वीन, जो कि 1930 में चलती है मुंबई से पुणे के बीच में। ठीक है, तो कब चलती है, 1930 में मुंबई से पुणे के बीच में। अगला प्रश्न है इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ स्थित है। तो देखिए इंदिरा गांधी जो अभयारण्य है, अभयारण्य यानी कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, इंदिरा गांधी अभयारण्य यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंदिरा गांधी के नाम पर जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो नॉर्थ उत्तर भारत में ही हैं। ठीक है, लेकिन ये कहाँ स्थित है, इंदिरा गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये तमिलनाडु में है। इसके अलावा तमिलनाडु में 2 और महत्वपूर्ण वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो आपको याद रखना है। एक है वेदांतगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दूसरा है मधुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, मधुमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये दोनों कहाँ हैं, ये तमिलनाडु में स्थित हैं।
अगला है धान की डलिया उपनाम किसका है? तो देखिए किस राज्य को धान की डलिया कहा जाता है? तो सही आंसर है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ को धान की डलिया भी कहा जाता है। भारत में पूंजी निर्माण संबंधी आंकड़े कौन तैयार करता है? तो पूंजी निर्माण से रिलेटेड जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, आंकड़े होते हैं जो हमारे, उनको तैयार करता है सीएसओ। इसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि पूंजी निर्माण से संबंधित जो आंकड़े हैं इनको आरबीआई जारी करता है या सीएसओ जारी करता है। तो आपको क्लियर रखना है कि इसको सीएसओ जो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, या ठीक है, तो ये इसको यहाँ पर तैयार करता है इन आंकड़ों को। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, सीएसओ। अगला है अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? देखिए अटल पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 9 मई 2015 को की गई थी, क्योंकि एग्जाम में आजकल जो पुरानी योजनाएं हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अटल पेंशन योजना भारत सरकार ने 9 मई 2015 को शुरू करी थी, और इसी दिन इसी योजना के साथ उन्होंने 2 योजनाएं और शुरू करी थी। एक थी जीवन ज्योति बीमा योजना और एक थी सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है। तो ये तीनों योजनाएं 9 मई 2015 को ही इन्होंने जारी करी थी, ठीक है। अगर हम अटल पेंशन योजना की बात करें तो इसमें शामिल होने की जो अधिकतम आयु है वो कितनी है? वो है 40 वर्ष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब अपनाई गई थी? देखिए भारत में मुद्रा की जो दशमलव प्रणाली अपनाई गई थी, ये अपनाई गई थी अप्रैल 1957 में, ठीक है। देखिए इससे पहले था क्या? इससे पहले जो 1 रुपये का सिक्का था, 1 रुपये जो करेंसी थी, वह 16 आनों में विभाजित थी, ठीक है, यानी कि 4-4 आने करके 16 आनों में विभाजित थी। लेकिन 1957 में दशमलव प्रणाली को अपनाया गया, और 1957 में ये जो 1 रुपये है इसको 100 बराबर पैसों में बांट दिया गया। तो अब 1 रुपये कितनों में विभाजित हो गया? 100 पैसे में ये विभाजित हो गया, जो कि पहले 16 आनों में था, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1 रुपये 100 पैसों में आ गया 1957 में, क्योंकि दशमलव प्रणाली यहाँ पर अपना दी गई थी। अगला है असंतुलित विकास सिद्धांत किसने दिया था? देखिए असंतुलित विकास सिद्धांत जो है यहाँ हर्षमैन के द्वारा दिया गया था। अगला है किस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का प्रवर्तन किया गया था, यानी कि उनकी शुरुआत की गई थी? तो प्रांतों में द्वैध शासन की जो शुरुआत की गई 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसको हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो अधिनियम है उसको इसके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे मॉन्टेग्यू इनमें से भारत सचिव था या भारत का वाइसरॉय था या फिर चेम्सफोर्ड, इनमें से कौन था, ठीक है। अगर बात करें, देखिए प्रांतों की तो बात हमने कर ली कि प्रांतों में द्वैध शासन कब शुरू हुआ? 1919 से। लेकिन ये प्रश्न अगर आपको ऐसे बन जाए कि केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत कब की गई, तो केंद्र में की गई 1935 के भारत शासन अधिनियम से, ठीक है। और पूछेगा प्रांतों में समाप्त कब किया गया, तो समाप्त भी इसी के द्वारा किया गया, ठीक है। तो 1919 में जो ये शुरू किया गया ना, 1935 के द्वारा प्रांतों में तो समाप्त कर दिया, लेकिन केंद्र में शुरू कर दिया, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो प्रांतों में द्वैध शासन का जनक माना जाता है वहाँ लियोनस कार्टियस को माना जाता है। अगला है संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो भारत की जो संविधान सभा बनती है, ठीक है, उसके ऊपर एक पर्टिकुलर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको जाके पॉलिटी थ्योरी वाली जो सीरीज़ है वहाँ जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी 15। संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो देखिए भारत का जो संविधान है उसके भाग 3 को क्या कहा जाता है? भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है, यानी कि मैग्ना कार्टा इसको कहा जाता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। और इसी के अंदर जो ये भाग 3 है, इसी के अंदर हमारे जो मौलिक अधिकार है वो इसके अंदर यहाँ पर उनका उल्लेख यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, मौलिक अधिकारों को ही भारत का अधिकार पत्र कहा गया है भाग 3 में। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? देखिए एरिया वाइज की हम बात कर रहे हैं, तो एरिया वाइज सबसे छोटा जो लोकसभा क्षेत्र है वो है चांदनी चौक, ठीक है। और लेकिन अगर मैं पूछूं जनसंख्या या मतदाता वाइज सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है, तो मतदाता वाइज जो है वो है लक्षद्वीप, ठीक है। सबसे कम मतदाता लक्षद्वीप में रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एरिया वाइज पूछेगा तो चांदनी चौक। अब अगर एरिया वाइज सबसे बड़ा पूछा जाए तो लद्दाख होगा, ठीक है। एरिया वाइज सबसे बड़ा तो वो है लद्दाख। और अगर मतदाता के हिसाब से पूछेगा सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है मतदाता के हिसाब से, तो वो होगा हमारा जो बाहरी दिल्ली है वो होगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग कहते हैं, CAG, जो किस समिति के लिए मित्र गाइड व मार्गदर्शक का कार्य करता है। तो देखिए जो कैग होते हैं भारत के, वो
मित्र, गाइड और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। एक समिति है, संसदीय समिति, लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमीशन, ये काउंसिल। तो ये पीएसी जो है इसके लिए मार्गदर्शक का कार्य करता है कैग। वर्तमान में भारत के कैग कौन है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए उपभोक्ता अधिनियम जो ये था, संरक्षण अधिनियम, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये पारित होता है 1986 में। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग गठन कब किया गया। तो देखिए जो सरकारिया आयोग था, कई बार ये प्रश्न बनता है सरकारिया आयोग का गठन क्यों किया गया था। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध थे उनके जांच के लिए, या कि किसका अधिकार कितना होगा, किस पे किसका अधिकार होगा, उस चीज़ की जांच के लिए केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया गया था, सरकारिया आयोग। कब किया गया था? 1983 में उन्होंने इसका गठन किया था। अगला है योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जो योजना आयोग था जिसके पहले उपाध्यक्ष बने थे गुलजारी लाल नंदा। आपको पता है योजना आयोग अब समाप्त कर दिया गया है, इसकी जगह पे नीति आयोग है और नीति आयोग के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और उपाध्यक्ष अगर पूछेगा तो राजीव कुमार अभी इसके उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। नहीं, राजीव कुमार तो शायद कुछ और, आप मुझे कमेंट करके बताना चाहिए, यहाँ में थोड़ा सा कन्फ्यूजन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। राजीव कुमार है कि कोई और है नीति आयोग के उपाध्यक्ष। अब बात करें अगर प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो फिर आप मुझे कमेंट करके बताना है कि योजना आयोग के अभी वर्तमान के उपाध्यक्ष, जो नीति आयोग है उसके वर्तमान में कोई उपाध्यक्ष कौन है, ठीक है। अगला है भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक को कब अपनाया गया था। देखिए भारत सरकार का जो राष्ट्रीय प्रतीक है जो कि सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है, इसको अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ के अशोक स्तंभ से। इसके नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे लिखा गया है सत्यमेव जयते, जो कि किस लिपि में है? देवनागरी लिपि में, ठीक है। और ये जो सत्यमेव जयते है जो भारत का आदर्श वाक्य है, यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो आपको डायरेक्टली प्रश्न बनता है जो सत्यमेव जयते है भारत का आदर्श वाक्य, इसे किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से इसको लिया गया है। अगला प्रश्न है सौर मंडल की खोज करने वाले कोपरनिकस का संबंध किस देश से था। तो जो कोपरनिकस हैं जिन्होंने सौर मंडल की खोज करी हमारे, तो उनका संबंध था पोलैंड से। कहाँ के निवासी थे? पोलैंड के ये निवासी थे। अगला है खेल परिसर बेलोड्रम किस खेल से संबंधित है। देखिए जो बेलोड्रम है यह एक प्रकार का खेल परिसर, जैसे फुटबॉल ग्राउंड में खेला जाता है ना, क्रिकेट पिच में खेला जाता है, तो उसी प्रकार जो साइकिलिंग है वह वेलोड्रम के अंदर खेली जाती है, ठीक है। जो साइकिलिंग का जो ग्राउंड होता है, साइकिलिंग का जो परिसर है, खेल परिसर, उसको वेलोड्रम कहते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता होगा बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है ना, उसी प्रकार कबड्डी मैट में खेली जाती है, उसी प्रकार साइकिलिंग जो है वह वेलोड्रम में की जाती है। अंतिम प्रश्न है आज का, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने एक सुपर कंप्यूटर को विकसित किया है जिसका नाम है अनुपम, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है अनुपम क्या है। तो जो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उसके द्वारा एक विकसित किया गया सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे लूसेंट जीके वन लाइनर सीरीज़ का ये हमारा 9वां पार्ट था। 450 क्वेश्चन को हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इनको पढ़ने के बाद देखेंगे कि आपको कितने सारा आपने लूसेंट को कवर कर लिया है। आपको हर टॉपिक से, हर चैप्टर से आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल के साथ जोड़ें और उन्हें बताएं कि अच्छा चैनल है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।